So today, participants, we are going to talk about resume writing. Resume writing is the next step after you write your cover letter. And here, it's a very serious business. You have to be very much careful about the format. If you are applying to any institution or any company or industry, first of all, you have to find out whether they have given their own format or not on their website. बहुत सी स्कूल और इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और इवन कंपनीज ऐसी हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो करियर का एक वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। आप उसको देखते हैं और क्लिक करते हैं तो जॉब की अवेलेबिलिटी के बारे में भी आपको इल्म होता है और इसके साथ साथ आपको अक्सर औकात उनका एक फॉर्मेट भी दिया होता है या एक लिंक दिया होता है कि आप उसको फिल करते हैं, तो दैट्स मच मच बेटर। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप रिज्यूमे लिखते हैं तो आपको सबसे पहले कंपनी को रिसर्च करना चाहिए। उसकी वेबसाइट है तो उसको देखना चाहिए, उसका फेसबुक पेज है तो उसको देखना चाहिए, लिंक्डइन के ऊपर अगर उनके किसी प्रोफेशनल का पेज बना हुआ है तो आपको उसे देखना चाहिए और उससे आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। कंपनी या वो जो इंस्टीट्यूशन या वो जो कॉलेज है वो क्या कर रहा है, कब से बना हुआ है, उसका मिशन क्या है, उसको किस किस्म के लोगों की ज़रूरत होती है, उसकी जो गैलरी है वहाँ पे पिक्चर्स आपको मिलती हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि उनका ड्रेस कोड क्या है, ताकि जब आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप वही ड्रेस वैसा ही ऑलरेडी पहन के जाते हैं एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। क्योंकि इंटरव्यू जो है इट इज़ टोटली अ गेम ऑफ इंटरेक्शन एंड क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन। अगर आपका एक इंप्रेशन अच्छा है तो जाहिर है वो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, अगर उसमें कोई कमी भी है तो उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं क्योंकि ट्रेनिंग वो खुद दिलवाते हैं। जो सबसे मेन चीज़ है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है इंटरव्यू में, वो है आपका एटीट्यूड। आप एग्रेसिव तो नहीं होते, आप शाई या इंट्रोवर्ट तो नहीं है, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके वहाँ पे चलना पड़ता है और आप उस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि फॉर्मेट जो है अगर उन्होंने अपना दिया हुआ है या न्यूज़पेपर में उनका ऐड आता है वहाँ पे देखते हैं और वहाँ पे उनका कोई फॉर्मेट है तो आप उसको फॉलो करें। डू नॉट send your own format. First, try to find out whether something is given on their website or on their home page. Take benefit of that. Otherwise, then you go for a format. और हम एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट की भी आज बात करेंगे कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ देनी चाहिए। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं जो थोड़ी थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी देखी, जो कुछ चीज़ें मेरे पास आई आप लोगों की तरफ से या इवन प्रीवियसली पीपल वर शेयरिंग, स्टूडेंट्स वर शेयरिंग विद मी। उसमें आप लिखते हैं डियर सर और डियर सर्स और हो सकता है कि जिसको आप रिज्यूमे भेज रहे हो वो एक मैडम हो। नो एड्रेसिंग योर फ्यूचर एम्प्लॉयर एज डियर सर और डियर मैडम नॉट नोइंग हु द पर्सन इज ऑन द अदर एंड, रेसिपिएंट आपका कौन है उसका, तो अगेन दैट क्रिएट्स वेरी बैड इंप्रेशन। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट उस कंपनी की चेक करें ताकि आपको पता चले एंड फाइंड आउट हु इज द पर्सन। अगर आपको नहीं भी समझे तो आप डियर एचआर या डियर हायरिंग मैनेजर वगैरह ऐसे वर्ड्स लिख सकते हैं वहां पे ताकि जेंडर बेस्ड वहां पे कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ठीक है, तो इफ जेंडर इज नॉट क्लियर टू यू, इट इज अनक्लियर, देन द सैल्यूटेशन शुड बी समथिंग लाइक डियर हायरिंग मैनेजर और डियर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर। तो आप एक ऐसी वर्डिंग रख लें इसमें। अच्छा, फिर अक्सर वो हमने देखा कि लिखा होता है कि एड्रेसिंग लेटर में बाद लोग लिखते हैं टू होम इट मे कंसर्न, तो वो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है। जैसे आप कॉलेज से होप सर्टिफिकेट लेते हैं या आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते हैं तो वहां पर लिखा था टू होम इट में कंसर्न, यानी कि उन्हें नहीं पता कि आपने किसी कंपनी में जाकर जॉब करनी है, आपने अपना बिजनेस रन करना है या आपने किसी कॉलेज को ज्वाइन करना है, उसकी कैपेसिटी में आपने उसको ज्वाइन करना है। जहां तक रिज्यूमे का ताल्लुक है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू फाइंड आउट, और अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स। नाउ एवरीबॉडी इज विजिबल आइदर ऑन द फेसबुक और ऑन द ट्विटर और ऑन लिंक्डइन। ठीक है, तो इन्हीं जगहों के ऊपर फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर आपको लोगों के प्रिंट्स मिल जाते हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है।
और आप देखें कि अगर पहले आप इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं तो आप उसको अभी चेंज कर लें, अमेंड कर लें उसको। अच्छा, इसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि एक ही ईमेल होती है और हम 3-4 इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को या एम्प्लॉयर्स को हम भेज रहे होते हैं, तो हम उसमें टू करके भेज देते हैं, फिर बीसीसी और सीसी और इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो दिस शुड नॉट बी डन। एक ईमेल आप एक एम्प्लॉयर को भेजें। ये हो सकता है कि आप एचआर को भेज रहे हैं और वहाँ पे किसी और से अगर आप राब्ते में हैं, ठीक है, लाइक आप वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी राब्ते में हैं, तो आप सीसी में उसको एड्रेस कर सकते हैं, एक ही कंपनी और एक इंस्टीट्यूशन और एक ही कॉलेज के अंदर। लेकिन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर जब आप मेल भेजें तो हर एक को आप अलग-अलग भेजें। वन साइज डजंट फिट ऑल एंड दैट शो दैट यू आर ए नॉन प्रोफेशनल। एक अनप्रोफेशनल और अनएथिकल इंप्रेशन आपके ऊपर क्रिएट होता है। फिर अक्सर लोग जब सीवी भेजते हैं तो उसमें सिग्नेचर मिस हो जाते हैं, ठीक है। इवन इफ यू टाइप योर नेम एट द एंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यू शुड साइन द पेपर इन योर ओन हैंड राइटिंग। इससे क्या होता है कि यू गिव अ पर्सनल टच टू दैट मेल विच यू आर सेंडिंग। स्पेलिंग की एरर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उसकी वही वजह है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि हमारे डीएनए के अंदर एडिटिंग एंड रिवीजन नहीं है। अब चूंकि आपने राइटिंग को भी प्रॉपर तरीके से गो थ्रू किया है, ना सिर्फ आपने प्रोसेस ऑफ राइटिंग सीखा है बल्कि आप लोगों ने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी सीखा है। और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आप सीख चुके हैं कि सबसे पहले आपने डाटा कलेक्ट करना है। कंसेप्शन की स्टेज होती है, उसमें आप इंटरनेट से डाटा गैदर करते हैं, बुक से डाटा गैदर करते हैं, अपने पॉइंट्स बैठ के लिखते हैं, अपने किसी कोलीग या सीनियर से हेल्प लेते हैं और आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर उसको एनकोड करते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट करते हैं कि ये चीज़ रेलिवेंट है, ये मैंने भेजनी है। फिर आप उसका लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, चैनल ढूंढते हैं और फिर आप सेंड कर देते हैं। और प्रोसेस ऑफ राइटिंग में आप जानते हैं कि सबसे पहले प्री राइटिंग होती है, जिसमें आप अगेन वो डाटा कलेक्शन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, वेब सर्चिंग, नेट सर्फिंग करते हैं, जो भी आपके मल्टीपल सोर्सेज हैं आप उनको देखते हैं और उसके बाद फिर आप ड्राफ्ट करते हैं। और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इश्यू ये है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है और आप लोग भी से एग्री करेंगे, हम ड्राफ्ट को ही फाइनल करके भेज देते हैं, जो एडिटिंग एंड रिवीजन वाला पोर्शन है वो हम छोड़ देते हैं। तो उससे जो इंप्रेशन है गलत सा नेक्स्ट बंदे के, हमें स्पेलिंग का भी पता होता है या हम उसके ऊपर टाइप कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, हमने जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दी के कन्वर्सेशन की जगह पे कंजर्वेशन लिख दिया, तो वो दोनों वर्ड्स ठीक हैं, मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। तो इट इज यू हु हैज टू डिसाइड, यू हैव टू exercise your mental faculties to check whether your draft is good enough or there are some errors or mistakes. तो स्पेलिंग एरर्स को जैसे यहाँ पे भी आपको रेड में थोड़ा नजर आ रहा होगा, राइटिंग में डबल टी लिखा हुआ है और कॉन्टेक्ट में आप देखें कि सी और टी के इन बिटवीन आपको गैप मिल रहा होगा, एड्रेस में आपने जल्दी में एक ही जगह ई डाल दिया। तो ये इसके अलावा जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं अदर वर्ड्स की, वन वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स और यू राइट टू डिफरेंट वर्ड्स। एक मिनट सिर्फ होल्ड कीजिएगा, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। हेलो अलैक्म। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और नहीं, वो पुराना फोन से मैं उसमें जा नहीं रहा था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, मैंने दूसरा फोन डाला। तो आ गए अभी आप? अच्छा, चलें, ओके।
सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो बाहर दरवाजे पे कोई आ गया था तो आई हैड टू गो एंड अटेंड दैट पर्सन। जी, एनी क्वेश्चन? अभी तक जो हमने गो थ्रू किया है, एनी क्वेश्चन? आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? जी सर। ओके फाइन। अच्छा, तो वो आपने स्पेलिंग वगैरह और ये सिग्नेचर, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपने एक चेक ऑफ लिस्ट बनानी है, बल्कि यही आप इसका प्रिंट लेके चेक ऑफ लिस्ट का अपने पास रख सकते हैं। जब भी आप रिज्यूमे भेजने लगे तो आप उसको टैली कर लें कि ये 5 स्टेप हैं, 10 स्टेप्स हैं, तो ये मैंने पूरे किए हैं, ये मैंने नहीं किए। नॉट चेकिंग ग्रामर, चेक योर लेटर्स फॉर करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि फिक्रे में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सबसे ज्यादा गलतियां होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर है, तो उसको आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। अच्छा, यूजिंग क्लिशेस, क्लिशेस क्या होते हैं? वो फिक्रे जो आप इतनी बार इस्तेमाल करते हैं और हर बंदा उनको इस्तेमाल कर रहा होता है, तो फिर क्या होता है कि उनका जो है इम्पैक्ट वो रिड्यूस हो जाता है। आप इमेजिन करें कि अगर 100 एप्लीकेशंस मेरे पास आती हैं और हर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, आई हैव कम टू नो थ्रू रिलायबल सोर्सेज दैट अ पोजीशन लाइज वेकेंट अंडर योर काइंड कंट्रोल, और उसी में आगे लिखा हुआ है कंक्लूजन में आपका जो कवरिंग लेटर है उसमें कि इफ यू गिव मी अ चांस टू वर्क आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू प्लीज यू। ये रटे रटाए फिक्रे उसके अंदर होते हैं, बुक्स के अंदर भी होते हैं, और जो आपको ऑनलाइन चीजें देख रहे होते हैं, थोड़ी सी इनोवेशन और क्रिएटिविटी आप इसको रीवर्ड कर दें, रिफ्रेश कर दें, तो दैट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। क्योंकि कंपटीशन में वही शख्स को जॉब मिलेगी जो कि स्टैंड आउट होगा। आप में से जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, आपको पता है कि अगर आपने कोई भी स्किल सेल करनी है, आप फाइवर पे जाते हैं, लेट्स से कि आप कह रहे हैं कि मैंने प्रूफ रीडिंग, मेरे अंदर एक स्किल है, मैंने सेल करनी है, यू फाइंड आउट देयर आर 1000 पीपल हु आर आल्सो सेलिंग द सेम थिंग। तो व्हाई द बायर हु हैज द ऑप्शन टू हायर द सर्विसेज ऑफ एनी वन ऑफ दोज 1000 पीपल शुड कम टू यू? वो आपके पास क्यों आए? तो वो रीजन, वो जस्टिफिकेशन बेसिकली आपने रिज्यूमे में क्रिएट करनी है कि आपके अंदर ऐसी क्या खास चीज है, क्या खास क्वालिटी है, क्या खास स्किल है आपके अंदर, कि जो कंपनी है, जो बायर है, वो सब कुछ छोड़ के और आपको हायर कर ले, आपको सेलेक्ट कर ले। माई वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, माई कांट बी क्लोजर टू दिस वन। अभी ठीक है? कुछ थोड़ा सा बेहतर है अभी? यस, क्या बाकी भी यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मिस इकबाल, मिस जोया, शफी, आवाज का मसला है या आपको क्लियर आ रही है? क्लियर है, पहले प्रॉब्लम थी। ओके, ओके, बाकियों को क्लियर है, तो हो सकता है कि आप अपना वो जो पिन है हैंड्स फ्री की, वो दोबारा आप कनेक्ट करके देख लें। अच्छा, फिर एक और चीज होती है कि अपने रिज्यूमे में या अपनी सीवी में आई वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। ठीक है, हमने 7 C's में देखा था, कंसिडरेशन का एलिमेंट देखा था, और हमने एक बात की थी, यू एटीट्यूड की बात की थी। उसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार यू 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 का वर्ड यूज करते चले जाएं, उसका मतलब ये है कि आप जो है उन्हें बताएं कि उस कंपनी के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए, उस स्कूल के लिए, उस कॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हैं। दे आर पेइंग यू फॉर योर सर्विसेज, नाउ व्हाट यू कैन गिव इन रिटर्न। क्लटर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अच्छा, इसका वही मतलब है जैसे हम कहते हैं कि आप एक ही रिज्यूमे के अंदर मुख्तलिफ फॉन्ट्स यूज करते हैं और आप अपनी तरफ से वहां पे एक वैरायटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
तो याद रखें कि अगर आप मुख्तलिफ फॉन्ट्स यूज करते हैं तो अगेन दैट इज नॉन प्रोफेशनल। चीजों को बोल्ड कर देना या कैप्स के अंदर लिखना, ऑल कैपिटल लेटर्स के अंदर। जब आप कोई चीज ऑल कैप्स के अंदर लिखते हैं तो इसका यह मतलब है कि यू आर शोइंग योर एंगर। ठीक है, वैसे तो आप ऊंचा बोल के बताते हैं ना जब आप यू आर टॉकिंग टू समवन के दैट यू आर एंग्री, बट वंस यू आर राइटिंग you are using all capital letters and the meaning is understood by everyone, your recipient। तो अपनी तरफ से अगर आप एम्फोसिस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसको किसी जगह पे अंडरलाइन कर दें, किसी जगह पे अगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो अंडरलाइन करने की भी जरूरत नहीं है। ये चीजें जो हैं आप अपने मुख्तलिफ फॉन्ट्स यूज करना, मुख्तलिफ साइजेस फॉन्ट्स के यूज करना, कहीं पे 14 यूज कर रहे हैं, कहीं पे 10 यूज कर रहे हैं, तो ये आगे हम देखेंगे कि हमें एक स्टैंडर्ड फॉन्ट कौन कौन से हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, अगर आप क्रिएटिव होना भी चाहते हैं तो आप अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स में क्रिएटिव हो, ना कि आप फॉन्ट चेंज कर करके उसके अंदर चलें। अच्छा, फिर इस किस्म की फ्रेजिंग का इस्तेमाल करना कि एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड माय स्ट्रेंथ एंड डिलीट माय वीकनेसेस। कहते हैं ना कि मतलब व्हाई आई वांट टू जॉइन योर स्कूल और व्हाई आई शुड बी गिवन दिस जॉब, कि आई वांट टू एक्सपेंड माय स्ट्रेंथ और इट विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। रिमेंबर वन थिंग दैट नाउ यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, they are not paying you so that they train you and you learn, and at the end of the day, after 1 month, 2 months, or 1 year after the probation period, you leave them। this is what is happening all around। आप ये बताएं कि अगर वो आपको हायर करते हैं तो आप उनकी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन अकाउंटेंट, सो यू कैन टेल देम कि जी मैं आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उनको पीच ट्री के ऊपर कंप्यूटराइज्ड कर दूंगी, या मैं एक्सेल का इस्तेमाल करूंगी वहां पे और सारा डाटा जो है मैं ऑनलाइन स्टोरेज की तरफ लेके जाऊंगी। नाउ इट इज पॉसिबल दैट देयर आर 3 or 4 such people who are going to join a school as a teacher of accounting, and you also have this much of the qualification to work online। now this is an added benefit called bells and whistles। ये चीजें आपको बाकी से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगी। लेकिन ये कहना कि मुझे एक ऐसा मौका दे दें कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ या मैं एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहा हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होता है आपकी जो मिशन प्रोफाइल या करियर प्रोफाइल, वो जो लाइन आप शुरू में लिखते हैं आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अंदर, तो इसको अवॉइड करें। इसी तरीके से इस किस्म के वर्डिंग के एनक्लोज हेयर विद प्लीज फाइंड माई रिज्यूमे, तो ऐसे जो 20 साल पहले लोग बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम वगैरह में सीख के आते थे, वो ये पेट फ्रेजेस अभी भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्वर्सेशनल स्टाइल बिजनेस राइटिंग में शुरू में बताया ना कि थोड़ा सा होती तो फॉर्मल है लेकिन स्टाइल आपका कन्वर्सेशनल होता है उसमें। तो डू यू टॉक दैट वे? नो, यू डू नॉट टॉक दैट वे, यू शुड राइट द वे यू टॉक। अवॉइड बैड फ्रेजिंग बाय हैविंग अदर क्रिटिक योर लेटर्स। अगर आपने कोई फ्रेजिंग यूज की है जो कि ठीक नहीं है, बैड फ्रेजिंग है, एक गलत इंप्रेशन जाएगा, तो आप बाकी अपने मिलने जुलने वालों को जो आप समझते हैं कि उनकी इंग्लिश में कुछ अच्छी ग्रिप है या वो रिज्यूमे राइटिंग में थोड़े से एक्सपर्ट्स हैं, तो आप उनको दिखा लें ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अच्छा, टाइपोज लाइक थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, ये थैंक यू मिला के लिखना जबकि इसके अंदर गैप होना चाहिए। ये टाइपिंग एरर्स हैं, आपने इनको अवॉइड करना है। जैसे अलॉट की हमने लास्ट टाइम बात की थी, अलॉट अक्सर वो देखने में मिलता है कि मिला के एक ही वर्ड लिखा होता है, दैट इज नॉट अ वर्ड, दैट हैज नो मीनिंग एट ऑल। ठीक है, ए और लॉट इसके बीच में आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से हम वर्डिंग यूज करते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट माय एनक्लोज रिज्यूमे फॉर द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वाइस प्रिंसिपल, थैंक यू, दैट्स टू शॉर्ट, अ लेटर इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल योरसेल्फ, से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या एबिलिटी है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वाई दे शुड हायर यू। हमेशा याद रखें कि जब भी आप कवर लेटर लिख रहे हैं या आप रिज्यूमे लिख रहे हैं या डिटेल में जा रहे हैं, सीवी लिख रहे हैं, इन एनी केस और इवन यू आर इन द इंटरव्यू, always have this one line in your mind running all the time, why they should hire you, why they should hire you। अब इसका जवाब आपने ढूंढना है। there may be 100 person sitting in the long queue outside the office,
जिन्होंने इंटरव्यू में जाना है, और वो सारे मास्टर डिग्री होल्डर हैं, ठीक है। तो आप ही क्यों, वाई, इस वाई का जब आपको जवाब मिल गया तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होंगी। इसी तरीके से आप एंड करते हैं टिपिकल फ्रेज के साथ, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि एवरीवन मोस्टली एंड्स देयर लेटर्स in the same manner. So try to avoid it. Try to say something different, like you can say that I'm excited about talking further. इसी तरीके से सिंसियरली या योर सिंसियरली की जगह पे आप थोड़ा सा और बेहतर विद ग्रेट एंथुसियाज्म, ये आपको नेट के ऊपर बहुत सारी वर्डिंग आप लिखेंगे ना कि हाउ टू एंड योर जॉब कवर लेटर, तो आपको बहुत सारी फ्रेजेस मिल जाएंगी। जैसे मैंने कहा था ना, जब आपने पैराग्राफ को नेटवर्किंग करनी है, उसको लॉजिकल बनाना है, तो वहां पे आपको कोहेसिव डिवाइसेस ऐड करना पड़ेंगे, और वो आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और हमेशा की तरह, इवन आफ्टर दिस कोर्स, वेन एवर यू आर गोइंग टू सेंड समथिंग, डू सेंड मी अ कॉपी, आई विल गो थ्रू एट द अर्लीस्ट दैट रिज्यूमे और दैट सीवी और एनी डॉक्यूमेंट यू आर सेंडिंग। तो मैं उसको जितना भी मेरी एबिलिटी हुई, मैं करेक्शन करके आपको वापस करूंगा। एंड दैट वाज द मेन एम बिहाइंड दिस कोर्स के पीपल शुड गेट कनेक्टेड। कोर्स के बाद भी आप लोग इकट्ठे रहें और अपनी अपनी चीज़ें शेयर करते रहें। राइटिंग इन ऑल कैप्स, इट्स हार्ड टू रीड, डोंट डू इट। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑल कैपिटल लेटर्स आपने अवॉइड करने हैं। अगर आप ईमेल के जरिए अपना रिज्यूमे सेंड कर रहे हैं, आपने कवर लेटर लिखा और आप जल्दी में हैं, आपके जहन ने बताया कि जी रिज्यूमे अटैच है, और आपने सेंड का बटन दबा दिया, और फिर आपने देखा रिज्यूमे तो अटैच ही नहीं हुआ। तो आप एक एक चीज़ को खुद इंश्योर करें, ठीक है, कि उसमें कोई ग्रामर की गलती ना हो, स्पेलिंग की नहीं हो, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं आप उसके नाम का पता हो, उसके डेजिग्नेशन का आइडिया होना चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन का आपको आइडिया होना चाहिए कि जहाँ पे आप भेज रहे हैं, और आपके फ़ॉन्ट वगैरह प्रॉपर हों, ठीक हों, एक ही फ़ॉन्ट के अंदर हों चीज़ें, फ़ॉन्ट का साइज़ ठीक हो, कोई चीज़ ऑल कैप्स के अंदर ना लिखी हो, और अगर रिज्यूमे साथ में अटैच कर रहे हैं तो वो मेक श्योर कि आप उसको अटैच करें। कुछ और पॉइंट्स हम इसी से देखते हैं। फॉरगेटिंग द डेट एंड और सैल्यूटेशन, कि आप डेट नहीं डालते, वो जॉब कवर लेटर की हम बात कर रहे हैं कि आपने उसमें डेट नहीं डाली हुई। फिर आपने अगर प्रिंट के ज़रिए प्रिंट आउट भेज रहे हैं आप रिज्यूमे का, तो यूजिंग फेडिंग प्रिंटर कार्टेजेस, ऐसा प्रिंटर जिसका कार्टेज ख़त्म हो चुका है, कुछ बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ, और आप जिस शॉप पे गए हैं उससे तो पैसे पूरे लेने हैं, और आप जल्दी में है, तो यू हैव टू सी फॉरन वो प्रिंट आउट लेके उसको फोल्ड करके एनवेलप में लेबल उसको गो थ्रू करें, और कोशिश करें कि लेज़र प्रिंटर जो है वो यूज़ करें। अच्छा, 300 वर्ड पैराग्राफ, इसका क्या मतलब है कि बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की ना, सेंटेंसेस को ब्रेक करें, 8 से 10 वर्ड्स का एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, 20 वर्ड्स तक आप वो जा सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े फिगर लिखने, ठीक है, इसमें भी वही बताया गया कि लिमिट योर सेंटेंसेस 7 और 8 वर्ड्स एंड लिमिट पैराग्राफ टू 4 और 5 लाइन, ज्यादा लंबे पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस राइटिंग में जाते हैं तो शॉर्टर इज बेटर। जितना मुख्तसर लिखेंगे, रेलिवेंट होगा, उसको प्रूफ रीड करना आसान होगा, उसको चेक करना आसान होगा, उसके अंदर एडिटिंग एंड रिवीजन करना आसान होगा। और जितना बड़ा आपका वो पैरा होगा, वो पढ़ने वाला भी इससे बोर हो जाएगा। और हमने शुरू में देखा ना, 4 to 6 सेकंड्स होते हैं जो आपका ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल हेड हंटर बैठा होता है, एचआर बैठा होता है, जिसने सेलेक्ट करना, उसके पास 2000 3000 एप्लीकेशन होती हैं, और एक या दो कैंडिडेट्स रखने होते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कहानियां लिखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते हैं, और दे राइट एवरीथिंग वट एवर दे हैव डन इन देयर लाइफ नॉट रिलेवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर वो वहीं पे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। ये थोड़ी सी और गलती है स्पेलिंग के हवाले से, ये आप आराम से देख लीजिएगा, प्रिंट आपके पास होगा, मैट्रिक स्पेलिंग क्या होते हैं, ठीक है, और मैरिटल स्टेटस वगैरह के क्या होते हैं। ये मैट्रिक टन वाले की बात हो रही है, अगर आप उसकी बात करें तो मैट्रिकुलेशन में MATRIC होता है, ठीक है, ये मीट्रिक है नॉट मैट्रिक। तो दोनों का मैंने कहा ना, दोनों ठीक है, मीट्रिक भी ठीक है, मैट्रिक भी ठीक है, लेकिन अगर आप मीट्रिक लिख रहे हैं वहां पे तो आपको ये वाली स्पेलिंग लिखनी है, और अगर आप मैट्रिक लिख रहे हैं, मैट्रिकुलेशन है आपकी क्वालिफिकेशन, तो आप ए के साथ उसको लिखेंगे। इसी तरीके से मैरिटल को मार्शल लिख देना। करियर में आप देखें, दोनों करियर ठीक हैं, लेकिन जो पहले वाला करियर है वो आपका
करियर गोल्स या प्रोग्रेशन के हवाले से, तो दूसरा करियर जो है वो एनीथिंग दैट करियर, लाइक साइकिल का करियर होता है, तो उसकी स्पेलिंग डिफरेंट हो जाते हैं। कॉलेज और कॉलेज, लिएजॉन, फुलफिलमेंट, एडवाइजरी एंड एडवाइजरी, एग्जैजरेट एंड, तो ये छोटी छोटी स्पेलिंग के बीच में कहीं ना कहीं किसी एक लेटर की गलती हो जाती है। तो ये काफ़ी सारी लिस्ट है, ये आपके पास होगी तो आपको आसानी होगी चेक करने के लिए कि आप कोई ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि मिस स्पेलिंग नहीं होने चाहिए, राइटिंग इनकरेक्ट डेजिग्नेशन वो नहीं होना चाहिए, सेंडिंग व्हेन ए मैन ऑन द टॉप इज ऑन लीव और ट्रेवलिंग ऑन हिज रिटर्न, जो रिज्यूमे में भी, मतलब अगर आप कहीं पे भेज रहे हैं अपना रिज्यूमे या एप्लीकेशन, जो उसका टाइम दिया हुआ है 3 डेज और 4 डेज का, आप उसी दौरान ही भेजें। हो सकता है आप लास्ट डे में भेजें, वो बंदा कहीं जा रहा हो, वापस आएगा तो ऑलरेडी जो रिज्यूमे है उसके पास ढेर लगा होगा, वो उसी को देखेगा, और हो सकता है कि आपका जो प्रिंट आउट है वो उसको देखने का टाइम ना मिले। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर आप कहीं रिज्यूमे सेंड करते हैं, आप थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे को भेजते हैं, उसका क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जब भी आप थर्सडे या फ्राइडे, सैटरडे को भेजेंगे, तो मैक्सिमम वो पाइल अप हो जाएंगे संडे तक। और मंडे इज अ बिजी डे एवरीवेयर, इवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर वर्किंग समवेयर। तो मंडे को जब वो शख्स आएगा तो उसके पास एक ढेर लगा हो, तो आप कोशिश करें, अगर डेट आपके पास है तो आप उसको मंडे को सेंड करें, ताकि विद इन दी वर्किंग डे वो उसको देख ले। उसने ना सिर्फ आप सबके रिज्यूमे देखने हैं, बल्कि अपने जो ऑफिस मैटर्स हैं, ऑफिस की सारी चीजें हैं, वो भी उसने देखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा और आई विल इनवाइट यू फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन। कोई सवाल, कोई चीज़ अभी तक आपके ध्यान में आ रही है तो आप मुझसे पूछें बिफोर वी कंटिन्यू आवर सेशन। Yes, any one of you, if you have any questions, so you're most welcome to ask your question. जी सर, जोया बात कर रही हूँ। Everything is clear? जी सर, क्लियर है, लेकिन एक सवाल है मेरा कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जाहिर सी बात है वो ही हमें शो करना होता है। अगर हम एक इदारे से स्विच करके दूसरे इदारे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको हम कैसे बताएंगे कि हम उनके इदारों में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, या उनके लिए हम इस तरह से रिलायबल हैं? क्योंकि अगर मैं एज ए राइटर कहीं काम कर रही हूँ और मैं किसी और इदारे में इसी पोस्ट पर अप्लाई करूंगी, तो मैं उन्हें बता सकती हूँ ना कि मैं ये कर सकती हूँ। बट अगर कोई चीज मेरे लिए नई है, तो वो एक्सपीरियंस भी बताना पड़ेगा और उनकी चीजों को समझना भी तो पड़ेगा ना। जी बिल्कुल ठीक है। और देखें, वो जो आपका जॉब कवर लेटर है वो इसी पर्पस के लिए है। जो उसका बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है ना, उसमें आप बताएंगे कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया। उसकी जो डिटेल है फिर आपके रिज्यूमे के अंदर आएगी। आप टाइम पीरियड देंगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगी, जिस कैपेसिटी के ऊपर काम किया है आपने, अब वो उसमें बताएंगी। लेकिन उसके बिल्कुल शॉर्ट समरी, बल्कि उसकी जो प्रेसी है, वो आप अपने जॉब कवर लेटर के अंदर देंगी, तभी तो वो फिर रिज्यूमे में उस चीज़ को देखेगा। और कभी भी जॉब कवर लेटर में ऐसी चीज़ ना लिखें जो आप रिज्यूमे में लिखना भूल जाएं या आप वहाँ पे मेंशन ना करें। तो बल्कि इसलिए ओके सर। बेहतर ये होता है कि आप पहले रिज्यूमे लिख लें और रिज्यूमे को सामने रख कर फिर आप अपना जॉब कवर लेटर लिखें। जो लोग आप में ओके से सर। रिसर्च में इन्वॉल्व हैं वो जानते हैं कि जब रिसर्च लिखी जाती है तो सबसे पहले उसकी एक समरी आती है, ब्रीफ समरी होती है उसकी, 80 to 130 या 150 वर्ड्स की, और मैक्सिमम 250 वर्ड्स तक हो जाती है। तो वो सबसे पहले स्टार्ट में लगानी पड़ती है कि वो रिसर्च है क्या। लेकिन वो जो एक छोटा सा कार्ड है वो लिखा जाता है जब आपकी रिसर्च मुकम्मल हो जाती है, कंक्लूजन आ जाता है, रिकमेंडेशन हो जाती है, सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त आपको क्लियर हो जाता है कि आपने इसमें सारी चीज़ें क्या बयान की हैं। तो उसकी समरी आप वहाँ पे लिखते हैं। तो जो लोग शुरू में लिखते हैं फिर उन्हें बार बार चेंज करना पड़ती है। तो पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। राइटर की जॉब है तो राइटर से रिलेटेड आप अपनी सारी स्किल्स लिखें। लेकिन अगर आपने साथ में अकाउंटिंग भी की है या ऑनलाइन सेलिंग भी की हुई है किसी और चीज़ या प्रोडक्ट के हवाले से, फिर आप वो मेंशन ना करें। उसका मतलब ये होगा कि यू हैव मल्टी फोकस पर्सनैलिटी, आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम करें जो कि डाइवर्स हैं। वो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जो जॉब वाला है वो कहेगा कि इसकी तवज्जो एक काम के ऊपर नहीं होगी, या मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो देंगी और हमारी कंपनी का काम जो है वो अफेक्ट होगा। तो इसलिए आप नेक्स्ट टाइम जब भी भेजें आप मुझे भेज दें। अब चूँकि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, इसके मुताबिक भी आप अपनी सीवी वगैरह तैयार करेंगी तो आपको आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी कि उसमें कम करेक्शन का काम
करने को मिलेगा। जी, यस,